जो पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एल्कीन, मैंने इसमें आपको हेलोजिनेशन बता दिया था और आपको एल्कीन का भी मैंने आपको बता दिया कि अगर एचएक्स टाइप का सिस्टम हो तो वहां किस तरह से प्रोडक्ट के बारे में आपको सोचना है। ठीक है। एक मैं आपको एक सिंपल सी बात याद करा रहा हूँ बेटा, जहां पर भी मैं एक सिंपल सा एक बात बोल रहा हूँ, जहां पर भी आपको रेड फॉस्फोरस दिखाई दे जाए कहीं पर भी और साथ में लिखा हुआ हो एच आई, ठीक है, तो एच आई रेड फॉस्फोरस के केस में आपके पास कोई भी सब्सटेंस दिखाई दे, ठीक है, कहीं पर भी, तो प्रोडक्ट में हमेशा एल्केन बनेगा। ठीक है। इसके लिए एक स्लोगन होता है कि जो जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। आप इससे याद रख सकते हो क्या, कि जो जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे यहाँ पर आर ओ एच के साथ लिख दूं एच आई रेड फॉस्फोरस, ठीक है, एच आई रेड फॉस्फोरस, तो ये हमारे पास सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास एल्केन बन जाएगा। ओ एच है, ये ओ एच को हटा करके सी एस थ्री में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये या एच लग जाएगा क्योंकि आपने कार्बन लिया ही नहीं, तो यहाँ पर ओनली एच लग जाएगा। ठीक है, तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एच आई रेड फॉस्फोरस की बात है। बट अगर मैं यहाँ पर ये एच आई हटा दूं और इस रेड फॉस्फोरस के साथ ले लूं H2, तो याद रखना कि ये जो OH है, ये OH कन्वर्ट हमारे पास हो जाएगा RX में। ठीक है, तो ये हमारे पास हेलो एल्कीन बनाने का अल्कोहल के साथ तरीका है। अच्छा, अल्कोहल की जब आप आगे रिएक्शन भी पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे ल्यूकास टेस्ट। अभी नेक्स्ट वाले चैप्टर में आप सीखोगे ल्यूकास टेस्ट के बारे में। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर कोई ROH के साथ ऊपर रिएजेंट में कंसंट्रेटेड HCl और साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 लिखा हुआ है, तब हमारे पास जो अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल, याद रखना कि हमारे पास जो 3 डिग्री वाला अल्कोहल है और 2 डिग्री वाला अल्कोहल जो है, ये हमारे पास हेलो एल्केन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बट 1 डिग्री वाला हमारे पास प्रोवाइड नहीं करता। 1 डिग्री ये नहीं करता, 3 डिग्री और 2 डिग्री हमारे पास करते हैं। ल्यूकास टेस्ट हम लोग बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज 3 डिग्री वाला जो है वो हेलो एल्केन हाल के हाल बना के दे देगा। मतलब आपने ये रिएक्शन में आपके पास कोई अल्कोहल था और आपको पता नहीं है कि वो कितने डिग्री का था, तो आपको बस ये रिएजेंट से रिएक्ट कराया और प्रोडक्ट में अगर आपको हाल के हाल प्रोडक्ट व्हाइट प्रेसिपिटेट या कुछ भी आपको प्रोडक्ट मिल गया तो समझ जाना कि वो हमारे पास 3 डिग्री का था। बट अगर लगभग 4-5 मिनट बाद आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट मिले तो आप समझ जाना कि वो 2 डिग्री वाला था। और जब आप आधे घंटे तक वेट करते रहो प्रोडक्ट में कुछ भी ना मिले तो समझ जाना कि वहां पर 1 डिग्री वाला अल्कोहल आपको पकड़ाया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करें कि हेलो एल्केन्स को हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन से भी प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन से भी हम लोग कैसे प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, याद रखना कि यहाँ पर जो मैं RX ले रहा हूँ, X की जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन होगा और साथ में हमारे पास सोडियम आयोडाइड जो है वो ड्राई एसीटोन की हेल्प से, ये हमारे पास RI और साथ में NaX नाम का प्रोडक्ट हमको मिलेगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन इसको कहा जाता है। ठीक है, इवन हमारे पास कुछ और रिएक्शन होती है जैसे कि स्वार्ट्स रिएक्शन की हम लोग बात करें कि स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है, तो यहाँ पर RX, जहां पर X जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन होगा, और ये हमारे पास सिल्वर फ्लोराइड या हमारे पास मर्क्यूरिक फ्लोराइड इसके साथ रिएक्शन करके हमको जो देगा वो RF और एक हमारे पास AgX। तो इस तरह से भी हम लोग हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। इवन हुंस डिकर रिएक्शन भी हमारे पास एक रिएक्शन है, हुंस डिकर रिएक्शन। ठीक है, नेम्स रिएक्शन डायरेक्टली आ सकती हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हुंस डिकर रिएक्शन जो है वो RCOOH, ठीक है, इससे हम लोग पहले बनाते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये हम लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बन गया, वाटर इधर पर रिमूव होता है और सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो है ये रिएक्ट करते हैं हमारे पास, ये रिएक्ट करके हमको Br2 वगैरह से ये रिएक्ट करते हैं। एक इनर्ट हम लोग सॉल्वेंट ले लेते हैं लाइक CCl4, इससे हमारे पास प्रोडक्ट में RBr, CO2, AgBr ये सब हमको मिल जाता है। तो ये हमारे पास हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एल्केन्स को प्रिपेयर्ड करने का तरीका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हेलो एरीन्स के बारे में। तो हेलो एल्केन आपने समझ लिया, हेलो एरीन्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बेंजीन रिंग से
जब डायरेक्टली कनेक्टेड था तब तो आपने उसको बेंजाइलिक बोला, बट अगर वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड था तब तो आपने बेंजाइलिक बोला। अब यहाँ डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका है तो अब आप इसको हेलो एरीन बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? हेलो एरीन। ठीक है, याद रखना कि दिस इज नॉट अ हेलो एरीन, ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है। दिस इज नॉट अ हेलो एरीन, ये हेलो एरीन नहीं है, ये हेलो एरीन नहीं है, ये हेलो एरीन है। ठीक है, याद रखना कि ये हेलो एरीन नहीं है। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप किसी एरोमेटिक कंपाउंड से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो हम लोग उसको एलिफेटिक कंपाउंड मान लेते हैं। तो हेलो एरीन को प्रिपेयर करने के लिए भी हम लोग इसको प्रिपेयर अगर करना है तो हम लोग बेंजीन को डायरेक्टली किसी एक हेलोजन से, ठीक है, F2Cl2 Br2 वगैरह, और इसमें लुइस एसिड, कोई भी लुइस एसिड हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक FeBr3 या FeCl2 या FeBr2 या AlCl3, बहुत सारे लुइस एसिड, कोई भी लुइस एसिड को हम लोग डार्क में, डार्क यानी कि सर एलिफेटिक कंपाउंड बता दूं बेटा, एलिफेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड से कभी भी कोई भी इनडायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फंक्शनल ग्रुप की आपने लिस्ट पढ़ी होगी बहुत सारी IUPAC नोमेनक्लेचर में, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो जाए एक्सेप्ट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनको छोड़ करके कोई और फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड से, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आपने पढ़ा होगा, एरोमेटिसिटी वगैरह निकालना, तो एरोमेटिक कंपाउंड से इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो जाए कोई फंक्शनल ग्रुप, तो दैट पर्टिकुलर होल कंपाउंड विल कंसीडर्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिफेटिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अब सुनो, तो अगर कोई बेंजीन रिंग है और उसको अगर आप हेलोजिनेशन करा रहे हो तो लुइस एसिड की हेल्प से यहां पर हमको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, इस प्रोडक्ट में याद रखना कि इस प्रोडक्ट में हमको दो दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, वो ऑर्थो मेटा पैरा, आपको याद होगा ऑर्थो मेटा पैरा, अगर किसी ने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा होगा तो उसको याद होगा कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बेसिस पे हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड करते थे। ठीक है, तो अगर आप टूलिन से बना रहे हो, अगर आप टूलिन से हेलोजिनेशन करा रहे हो, तब आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो एक आपको ऑर्थो वाला मिलेगा, यानी कि ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन हो गई। ठीक है, और एक हमको पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमारे पास, ये पोजीशन जो हमारे पास हो गई इसके जस्ट इधर, ये पैरा पोजीशन, तो यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलता है और एक पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है। ये हमारे पास हेलो एरीन बनाने का तरीका हो गया। ठीक है, अच्छा, एनिलीन जो हमारे पास यहाँ पर, एनिलीन काफी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। एनिलीन अगर आपको पता हो कि एनिलीन बनाया जो जाता है ये होता है एनिलीन N2+ और Cl नेगेटिव, तो एनिलीन से हम लोग काफी सारे हेलो एरीन प्रिपेयर कर लेते हैं, लाइक सैंडमेयर रिएक्शन से, गटरमैन रिएक्शन से, वॉल्स सीमन रिएक्शन से, इन रिएक्शन से हम लोग अपने प्रोडक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे अगर मैं सैंडमेयर रिएक्शन की बात करूं, सैंडमेयर रिएक्शन, तो सैंडमेयर रिएक्शन के केस में क्या होता है? सैंडमेयर रिएक्शन में ये हमारे पास एनिलीन है, ठीक है, दिस इज एनिलीन N2+ और Cl नेगेटिव, तो ये CuCl2 साथ में HCl, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर Cl जो है ये लग गया और साथ में हमारे पास N2 अलग हो गया। याद रखना कि जो Cl2, जो ये इधर पर जो Cl है वो ये वाला Cl लगा है, ना कि ये वाला Cl है, ये Cl जा चुका है। ठीक है, ये Cl जा चुका है। अगर मैं यहाँ पर Br2 लिख देता, चलो बेटा, एनमेयर रिएक्शन से आप बना सकते हो हेलो एरीन, या फिर आप गटरमैन रिएक्शन से भी बना सकते हो। ठीक है, ये आपके पास गैटरमैन रिएक्शन से भी आप बना सकते हो कि यहां पर इस तरह से मान लीजिए कोई कोई एनिलीन आपने लिया, ठीक है, और यहां पर आपने एक मेटल यूज कर लिया, हाँ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, इट्स अ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इससे अगर आपने रिएक्ट कराया किसी मेटल को, कॉपर HCl ले लिया या HBr ले लिया,
तो वो डायरेक्टली आपको एक हेलो एरीन बना करके दे देगा, लाइक इधर पर Cl आ जाएगा, ठीक है। या आपने इसी डायजोनियम क्लोराइड को यूज करके, ये डायजोनियम क्लोराइड आयन को यूज करके आपने HBF4 ले लिया, ठीक है। तब उस केस में हमारे पास ये जो है, ये हमको एक और हेलो एरीन बना करके देगा, ठीक है। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वॉल-सीमन रिएक्शन, इसको हम लोग वॉल-सीमन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को, ठीक है। अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन अगर आपने प्रिपेयर कर लिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से पार्ट इनिशिएट होता है। इतना ज्यादा चीजें इसमें से नहीं पूछी जाएंगी, बट मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका प्रिपरेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी करके जाओगे तो भी आप वहां पर काम कर ले जाओगे, बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए आपको कुछ पॉइंट लिखवाए गए होंगे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। इस तरह के आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट लिखवाए गए होंगे कि डेंसिटी का ऑर्डर जो है वो RI का सबसे ज्यादा है, फिर हेलो एल्केन में हमारे RBr का उससे कम है RCl, और सबसे कम हमारे पास RF का होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट और साथ में डेंसिटी और सॉलिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आती है तो उसमें आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज मुझे और याद आ गई, तो वो और सुन लो, वो भी इंपॉर्टेंट है कि अभी जो आपका परसों या कल पेपर होने वाला है, ठीक है, तो उस पेपर में क्या है कि मैंने जो सॉल्यूशन पढ़ाया हुआ है, तो सॉल्यूशन में कल मैं एक बात बोलना भूल गया था कि जो आपने आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन पढ़ रखे हैं, आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन, तो उसके एग्जांपल्स और रट लेना, ठीक है, कि पॉजिटिव डेविएशन शो कराने वाले कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। एटलीस्ट हर एक के 10-10 एग्जांपल याद करके जाना। एग्जाम्पल डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपसे कि भाई कौन सा आइडल सॉल्यूशन दिखाएगा, कौन सा नॉन आइडल दिखाएगा, तो ये डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एग्जांपल्स आपको बिल्कुल एज इट इज प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी इंपॉर्टेंट हमारे पास SN1 और SN2, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास SN1 और SN2 है, ठीक है। तो देखो, SN1 और SN2 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की रिएक्शंस को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो हेलो एल्केन हो चाहे हेलो एरीन हो। नए डिसीज नहीं आएंगे बेटा बायोमोलिक्यूल्स में, डेफिशिएंसी डिसीजेस नहीं आएंगे, वो हट गया इस बार के लिए। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। तो ये 3 तरह की रिएक्शंस आपके सिलेबस में डाली गई हैं, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। ध्यान से समझो, जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसमें SN1 एंड SN2, ये 2 तरह की हमारे पास रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SN1 और SN2 जो आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो SN1 में याद रखना कि SN1 जो है, पहले हम लोग अगर SN1 के लिए बात करें तो यहाँ जो हम लोग हेलो एल्केन की रिएक्शन करा रहे होंगे, तो ये R जो है वो 3 डिग्री वाला होना चाहिए, 3-2-1। ये हमारे पास सबसे पहले कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन कौन देगा, तो याद रखना कि 3 डिग्री वाला हेलो एल्केन, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। SN1 के केस में ये ऑर्डर चलता है। SN1 के लिए जो रिएजेंट है वो हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये हमारे पास वाटर है और ये हमको ROH नाम का प्रोडक्ट बना करके देता है, ये हमारे पास एल्कोहल बना के देता। हेलो एल्केन वाले रिएक्शन से आप हेलो एल्केन से क्या प्रोडक्ट बना सकते हो, आप विद द हेल्प ऑफ वाटर आप प्रोडक्ट क्या बना सकते हो, SN1 में आप एल्कोहल बना सकते हो। और SN1, अब SN1 को ही थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि SN1 जो है ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के ऑर्डर को
फोकस करता है, ठीक है। इसमें कार्बोकैटायन बनता है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, मतलब क्या हुआ होगा कि ऐसे कार्बन 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 और यहाँ पर मान लीजिए Cl लगा है, तो ये ब्रेक होके इसमें कार्बोकैटायन ये बना। अब ये कार्बोकैटायन बना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके जस्ट बगल में 2 डिग्री का कार्बन है, जो इस 1 डिग्री वाले कार्बोकैटायन को नहीं रहने देगा, ये इसको स्टेबलाइज कर देगा और यहाँ पर कार्बोकैटायन ये बन जाएगा और ये हमारे पास नॉर्मल बन जाएगा। बाकी Cl नेगेटिव तो अलग होना ही है। तो जो हमारे पास वाटर से H प्लस और OH नेगेटिव वाला पार्ट है, तो OH नेगेटिव इधर अटैक करेगा। तो SN1 में एक तो आपको ये बात याद रखना है कि SN1 जो है वो 3-2-1 का ऑर्डर फॉलो करता है, कार्बोकैटायन बनता है, तो यहाँ पर जो है रीअरेंजमेंट होता है। एक वन मोर थिंग दैट इज रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर भी इसमें बनता है। अब रेसमिक मिक्सचर कब बनेगा वो ध्यान से समझ लो। अगर कोई कार्बन हेलोजन को कनेक्ट किए और बाकी उसके साथ कितने भी ये जो 3 वैलेंसी बची हुई है, अगर ये वाला ये कार्बन जो है ये ए बी सी ये 3 को कनेक्ट किए हुए है, ए बी सी की जगह में पी क्यू आर ले ले रहा है ताकि आप सी से कंफ्यूज ना हो, तो पी क्यू आर मैंने ले लिया। तो याद रखना कि यहां पर जब आप कार्बोकैटायन बना रहे होगे, जब आप ये कार्बोकैटायन इस तरह का बनाओगे कि ये प्लस आ गया, यहां पर P कनेक्टेड है, ये Q कनेक्टेड है और R कनेक्टेड है इससे, तो ये जो कार्बोकैटायन बना, ठीक है, ये हमारे पास कायरल कार्बन के थ्रू बना। कायरल कार्बन कौन होते? ऐसे कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और उनकी चारों की चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। तो जब भी कार्बोकैटायन अगर ऐसे बनता है तो यहां पर 2 तरह के प्रोडक्ट आप बनाओगे, एक बोलोगे रिटेंशन बनेगा और दूसरा हमारे पास इन्वर्जन बनेगा। याद रखना कि दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर SN1 टाइप सिस्टम। ये कब चलता है हमारे पास? SN1, जहां पर कार्बोकैटायन बन रहा है, 3-2-1 का ऑर्डर फॉलो हो रहा है और यहां पर कायरल कार्बन के केस में ही रिटेंशन और इन्वर्जन नाम के प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। ठीक है, याद रखना कि रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट में रिटेंशन जो है ये ज्यादा बनता है, इन्वर्जन लेस बनता है। ये 2 प्रोडक्ट के बारे में आपको याद रखना है कि रिटेंशन जो है ये बन जाएगा और रैसमिक मिक्सचर बनता है, ये पूरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो रैसमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें SN2 सिस्टम की, तो SN2 में क्या होता है बेटा? SN2 में हमारे पास जो अटैक होता है वो बैक साइड यानी कि रियर साइड से होता है। तो यहां पर आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर जिसका हमारे पास ऑर्डर 2 होता है, यहां हमारे पास RX सिस्टम में कोई हमारे पास KOH वगैरह ये आकर के प्रोडक्ट में ROH बनाएगा विद द हेल्प ऑफ एसीटोन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एसीटोन। तो ये रिएजेंट रहेंगे। SN2 वाले केस में वहां पर ओनली अकेला वाटर था। यहां याद रखना कि कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, नो कार्बोकैटायन। ठीक है, इसमें जो ऑर्डर चलेगा वो चलेगा 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये सबसे पहले किस कार्बन पर अटैक करेगा? इसका OH 1 डिग्री वाले पे, फिर 2 डिग्री वाले पे, फिर 3 डिग्री वाले पे। इन केस ऑफ SN2 ये आपको याद रखना पड़ेगा कि SN2 में हमारे पास क्या चीजें होती हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, अब इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर कोई हेलो एल्केन है, अगर कोई हेलो एल्केन यानी कि RX है, ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर में बनाऊं RX को, तो ये काफी सारे तरह के प्रोडक्ट दे सकता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर NaOH, ठीक है, NaOH, KOH, ठीक है, या मैंने मॉइस्ट AgOH, ठीक है, ये सब मैंने ले लिया एक साथ। ठीक है, तब याद रखना कि जो ROH बनेगा ये SN2 को फॉलो करेगा। ठीक है, ये SN2 को फॉलो करेगा। अगर मैंने यहाँ पर NaOR- ले लिया, तो ये जो हमारे पास बनेगा ROR-, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ईथर जो प्रोडक्ट बनेगा, ये भी SN2 को फॉलो करेगा। ठीक है, ये भी SN2 को फॉलो करेगा। ठीक है, या इसके अलावा मैंने यहाँ पर मैंने KCN ले लिया, या मैंने KCN ले लिया, तो मेरे पास जो RCN बनेगा वो मेरे पास बनेगा KCN वाले केस में बनेगा हमारे पास SN2 के थ्रू। बट याद रखना कि अगर मैं AgCN ले लूं, तो RNC बनेगा। AgCN के केस में RNC बनता है और KCN के केस में RCN बनता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, या जो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। ठीक है,
बाकी हमारे पास कुछ और सब्सटेंस अगर लोगे तो वो सब जो है वो हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस में बेटा प्रोडक्ट जो है वो एज इट इज देते हैं, और SN1 का प्रोडक्ट देते हैं, लाइक वाटर वगैरह आप यूज करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनाएंगे जैसे वाटर, ये ROH टाइप का जो सिस्टम बनाएंगे वो SN1 बनाएंगे, ठीक है। ये SN1 के थ्रू गए होंगे, यानी कि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होंगी। तो इसकी कुछ रिएक्शन है, मतलब कुछ रिएजेंट आपके पास शायद लिस्ट हो, अगर नहीं हो तो मुझसे ले लेना, और उस लिस्ट से सारे प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी आप याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा ही जा सकता है। एक तो सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 और उससे रिलेटेड ये जो सारी रिएक्शंस है, ये सारी में से कोई ना कोई आ सकती है। सबसे ज्यादा चांसेस है इस चैप्टर से इस बात के आने के, जितना मैंने अभी पढ़ाया तो मैं अभी भी बोल रहा हूं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के आने के और फिजिकल प्रॉपर्टी आने के एज कंपेयर टू प्रिपरेशन, मैं प्रिपरेशन को इस बार इतना प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूं। जो मुझे लग रहा है 90+% चांसेस मुझे जो लग रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी, स्पेशली SN1 एंड SN2, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो एलिमिनेशन के केस में आपको क्या याद रखना है कि भाई यहाँ पर दो तरह की रिएक्शन होती है एलिमिनेशन भी, एक तो E1 होता है, दूसरा E2 होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास SN1 था, ऐसे ही हमारे पास E1 होता है, और इसी तरह से हमारे पास E2 होता है। अब इसमें E1 E2 में क्या होता है ध्यान से समझिएगा, कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई RCC सिस्टम है, इस पे X लगा, यहाँ पर कुछ H लगा, ठीक है। अब आपने कोई वीक बेस लिया, याद रखना कि अगर कोई वीक बेस इधर पे लिखा हुआ है, कोई वीक बेस, ठीक है, वीक बेस लाइक हमारे पास इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, वाटर वगैरह ये सब लिखे हुए हैं, कोई वीक बेस, तो ये क्या करेंगे, इस HX को रिमूव कर देंगे और इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बना देंगे। अब यहां पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं, एक यहां पर सिजिफ प्रोडक्ट बनता है और एक हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। इस बार नीट में भी इसी का क्वेश्चन आया था, सिजेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट का, और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो मैं आपको उसी क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, जैसे उन्होंने ये कुछ इस तरह की रिएक्शन दी थी कि CH3 CH2 CH CH3, इधर लिखा हुआ था Br, और कहा गया था कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। तो मैं यहाँ पर दो ही आपको बता रहा हूं कि दो प्रोडक्ट इसमें बनेंगे, और मेजर कौन सा बनेगा वो भी मैं आपको समझाता हूं। कि यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के बगल में इधर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट और इधर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो CH3 CH2, सॉरी ये मैं इसको ऐसे CH कर दे रहा, यहां पर CH Br, और ये CH2H इधर कर दे रहा। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि ये HBr अलग हो जाते और ये हमको क्या बना करके दे देते, ये हमको CH3 CH, यहां पर हमारे पास CH, ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड इधर आ जाता CH2 के साथ। एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि हमारे पास HBr इस साइड से निकलता, तो प्रोडक्ट हमारे पास ये बन जाता CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2। अब इन दोनों में से, सॉरी ये CH3 था तो CH3 ही रहेगा। चलिए इन दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बना होगा वो हम लोग समझते हैं। देखो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो है, डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है, उस पर जितने H प्रेजेंट होंगे वो कहलाते हैं अल्फा H। तो यहाँ पे अल्फा H अपने को कितने दिखे, 1। यहाँ अल्फा H काउंट करने गए तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट बगल में कार्बन, तो 3 तो ये मिल गए, 3 तो ये मिल गए, साथ में 3 इस तरफ भी है क्योंकि ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन है, तो टोटल मिल गए 6। तो इस प्रोडक्ट में जहां ज्यादा अल्फा H होते हैं उसको कहते हैं सिजिफ प्रोडक्ट। इसमें सिजिफ प्रोडक्ट ये होगा जो कि हमेशा ज्यादा बनता है, और दूसरा कहलाता है हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो नीट में क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो याद रखना कि मेजर प्रोडक्ट हमारे पास सिजिफ प्रोडक्ट होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से सिस्टम चलेगा। वाइल अगर हम लोग बात करें कि अच्छा इसमें याद रखना कि एलिमिनेशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, यानी कि ये जो सिस्टम है, जैसे ये हमारे पास CH3 ऐसे लिखा हुआ था, इधर X लिखा था, तो जब आपने कोई वीक बेस लिया तो पहले स्टेप में इसमें ये कार्बोकैटायन बनता है, फिर ये CH3, ये X रिमूव होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ये डबल बॉन्ड बनता है। तो कभी कभी बच्चा क्या करता है, वो ध्यान रखता है कि भैया ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जैसे CH3 CH और यहाँ पर लिखा हुआ है Br,
और इधर लिखा हुआ था CH3, तो वो क्या करता है, वो सीधे सीधे ये प्रोडक्ट बना देता है इन केस ऑफ वीक बेस, वो सीधे सीधे ये प्रोडक्ट बना देता है कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बना देता है वो, ठीक है। तो क्योंकि यहां से एक H निकाला, Br निकाला, इसको अलग किया और ये बन गया। बट याद रखना कि अगर मैं इसको ऐसा लिख देता, अगर मैं इसको ऐसा लिख देता और इधर बना देता डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, सॉरी, यहाँ पे मैं बना देता, इधर बना देता Br और इधर बना देता H, बाकी ये, तो ये मत निकालना, ये गलती मत करना। क्यों? क्योंकि जब आप इसको कार्बोकैटायन बनाओगे, जब पहले स्टेप में आप Br निकालोगे, तो ये इसको शिफ्ट करा के खुद कार्बोकैटायन बन जाएगा। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि कार्बोकैटायन में ऑर्डर चलता है 3 to 1 का, ठीक है। तो इन रियलिटी जो डबल बॉन्ड बनने वाला है, यानी कि ये जो हमारे पास CH2 है, ठीक है, ये सॉरी CH3 है, और ये जो H2 है, ये अब जो डबल बॉन्ड बनेगा, वो डबल बॉन्ड यहां से बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहां से बनेगा, यानी ये डबल बॉन्ड इस तरफ बनता, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि ये CH3 ऐसे ही रहेगा। तो यहां कार्बोकैटायन E1 में बनेगा, और E1 में रिएजेंट क्या है, वीक बेस। E1 में रिएजेंट जो है वो हमारे पास वीक बेस चल रहा है E1 के केस में। अगर हम लोग बात करें E2 वाले केस में, तो E2 के केस में बेटा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, जैसे SN1 था, SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, तो E1 में भी बनता है। SN2 में हमारे पास कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, तो E2 में भी कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है। यहाँ सीधे सीधे हमको मेन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह ले लोगे, ठीक है। तो जब आप कुछ इस तरह का सिस्टम लो, CH CH2, यहाँ पर X, यहाँ पर H, और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस, तब आपको सीधे सीधे जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो RCH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर मेजर माइनर के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल अगर आपको याद रहे तो याद रखना कि हमारे पास सोडियम जो है, सोडियम इसको जस्ट डबल क्वांटिटी में कर देता है। यहाँ पर XR में ले रहा हूं ड्राई ईथर के साथ, ड्राई ईथर के साथ, और ये क्वांटिटी जस्ट डबल कर देगा, मतलब कि एल्केन को जस्ट डबल एल्केन कर देगा, ये RR बन जाएगा, यानी ये R आपस में जुड़ गए और ये पार्ट अलग हो गया, साथ में 2NaX अलग हो गया। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं, यहाँ पे मैं लिखूं CH3Cl और साथ में लिख दूं 2Na, और यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं मैं Cl CH3, तो ये CH3 जुड़ करके यहाँ पर मीथेन वाले से इथेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे CH3। तो ये वाली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, जो पूछी जा सकती है, वुड्स रिएक्शन ये पूछी जा सकती है मेटल की। और भी रिएक्शन है, बट हम लोग यहाँ पर वुड्स रिएक्शन ही प्रिपेयर करेंगे। फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी सेम है, ठीक है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी सेम है, बट हम लोग उसको याद नहीं रखेंगे। फ्रैंकलैंड ने याद रखना बस जिंक ले लिया था, सेम तरीके का काम हुआ, फ्रैंकलैंड ने जिंक यूज किया हुआ है और वुड्स ने सोडियम यूज किया है, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। और ये चैप्टर यहीं तक है, इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ पढ़ करके नहीं जाना है, जितनी मैंने चीजें बताई हैं वही पढ़ करके जाना है, और कुछ पढ़ के मत जाना। इसके अलावा हेलो एरीन्स की आप प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो, हेलो एरीन्स की केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ सकते हो, हेलो एरीन्स की। अगर हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है और एलिमिनेशन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये तीन ही तरह की रिएक्शन दिखाएगा, एक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा, सब्स्टिट्यूशन, एक हमारे पास एलिमिनेशन दिखाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। तो ये तीन तरह की रिएक्शंस भी ये दिखाता है कौन, हेलो एरीन। तो हेलो एरीन के केस में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल, ये तीनों आपको पढ़ करके जाना है, और याद रखना है कि कहां पर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जो एराइल हैलाइड के नाम से जानी जाने वाली जो चीज है, इसको एराइल हैलाइड, अभी तक मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया, एराइल हैलाइड भी इसको कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि एराइल हैलाइड जो है ये तीन तरह की जो रिएक्शन दे रहा है, कौन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास कोई इस तरह का सिस्टम है,
कुछ इस तरह का सिस्टम है जिसपे मान लीजिए कोई एक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू यहाँ पर जो है एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल इधर पे अटैक करेगा और इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। ये इसको रिमूव कर देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह की कोई रिएक्शन है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्लोरीन चिपका हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डाउस प्रोसेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक टेम्परेचर 623 और 300 प्रेशर पर, इतने प्रेशर पर साथ में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराऊं तो मुझे मिलेगा यहाँ पर एक हमारे पास अल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। ये फिनॉल बन गया। हालांकि अब आप सीख गए होंगे कि भाई फिनॉल बनाने का जो मेथड अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, तो वो क्या है फिनॉल बनाने का मेथड? ये हमारे पास हेलोएरिन के थ्रू आप फिनॉल भी बना सकते हो। और दिस रिएक्शन जो है ये डाउस प्रोसेस के नाम से फेमस है, ये वाली रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा आप इसकी मेटल से रिएक्शन वगैरह पढ़ सकते हो, वही सेम रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए मैं कोई 2 हेलोएरिन ले लूं आपको समझाने के लिए, कोई 2 हेलोएरिन ले लूं, यहाँ पर भी एक्स लगा, साथ में सोडियम ले लूं, तो ये हमारे पास ये साथ में हमको यहाँ पर इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये यहाँ पर एक्स, ठीक है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये 2NaX को अलग कर देगा और ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड होकर के डाइफिनाइल नाम का सब्सटेंस बना लेंगी कुछ इस तरह से। ये हमारे पास डाइफिनाइल बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? डाइफिनाइल बन जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। ये डाइफिनाइल बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास मेटल से भी सिमिलर टाइप की रिएक्शन है। मेटल से मोस्टली जो रिएक्शन होती हैं वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होंगी, और अगर वुड्स रिएक्शन है तो वहां पर हमारे पास सोडियम अवेलेबल होगा, ठीक है। और फ्रैगनेंट रिएक्शन है तो वहां पर जिंक अवेलेबल होगा। इसके अलावा इसकी एक और रिएक्शन होती है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो अब कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के इस पे अटैक कर दे तो इसमें अलग अलग तरह की रिएक्शन आपको पढ़ना पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन है और साथ में एक और क्लोरीन आ चुका है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी लाइक दिस। ये हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। एक प्रोडक्ट ये Cl तो है ही, क्योंकि ये हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्थो पे भी अटैक करेगा और हमारे पास पैरा पे, ये पैरा कहलाता है, ये ऑर्थो कहलाता है, 2 तरह के प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरह की काफी सारी रिएक्शन, नाइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रेशन सल्फोनेशन, ये कुछ रिएक्शन देता है, ठीक है। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी देता है। ये फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन भी होता है और एसाइलेशन भी होता है, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट में जो 2 पार्ट होते हैं, एक एल्काइलेशन होता है, एल्काइलेशन भी होता है और इसमें एसाइलेशन भी होता है, ठीक है। तो एल्काइलेशन के केस में याद रखना कि यहाँ पर कोई R जाकर के जुड़ेगा, कोई R आएगा जुड़ने के लिए, और एसाइलेशन में हमारे पास जो आएगा वो RCOR आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कोई RC डबल बॉन्ड हो और उस पर कोई प्लस, तो ये वाला पार्ट जाकर के इस बेंजीन से जुड़ने वाला है। यानी कि हमारे पास कोई हेलोएरिन अगर ये है, कोई हेलोएरिन अगर ये है, मान लीजिए एक्स है, तो नाइट्रेशन में NO2 प्लस जाकर के जुड़ जाएगा इस पर, ठीक है। नाइट्रेशन में हमारे पास NO2 जुड़ेगा और वो हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट बना देगा इधर पे, ऑर्थो और पैरा वाले। यानी कि NO2 जो है वो एक बार इधर जुड़ जाएगा और एक बार इधर जुड़ जाएगा, 2 प्रोडक्ट बना देगा। और अगर सल्फोनेशन होगा तो वहां पर SO3H जाकर के जुड़ेगा। अगर एल्काइलेशन होगा तो उसमें R प्लस यानी कि CH3 प्लस या C2H5 प्लस इस तरह से कोई चीजें जुड़ेंगी, और या अगर एसाइलेशन हो रहा होगा तो RCO ये चलेगा। और सभी में हमारे पास जैसे सल्फोनेशन के केस में जो रिएजेंट यूज होता है वो H2SO4 यूज होता है, ठीक है। नाइट्रेशन के केस में H2SO4 तो है ही, साथ में हमारे पास HNO3 भी यूज होता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है रिगार्डिंग हेलोएरिन, ठीक है। एक और टॉपिक है दैट इज पॉलीहेलोजन कंपाउंड, तो इसको पढ़ के नहीं जाना, ये आपके सिलेबस से हट चुका है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये पूरा हमारे पास रिवीजन हो गया किसका? हेलोएल्केन और हेलोएरिन, ठीक है। तो आफ्टर 2 मिनट आई एम अगेन स्टार्टिंग द क्लास, ठीक है। 2 मिनट बाद सारे लोग फिर से ज्वाइन करो इसी क्लास को, जिसमें हम लोग एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को भी एक पूरा रिव्यू ले रहे।
फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये क्लास को आप लोग फिर से 2 मिनट बाद ज्वाइन करो।